हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऑर्गेनिक के या केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं और जो मोस्ट प्रोबेबल हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस का इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास आप लोग सारे के सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसकी एक एक बात को समझना और इसमें मेनली आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या पढ़ाने वाला हूं मैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, है ना प्यारे बच्चों। तो प्रकाशिक समन्वयता क्या है, क्या इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, सब कुछ इस क्लास में डिटेल से और इन डेप्थ हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आप लोगों से डिस्कस करने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपने पास है जो है कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है जी, कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए किसका यूज में लिया जाता है? सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन सर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसका यूज हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट करने में होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आराम से आप लोग इसको समझ सकते हैं बिना किसी समस्या के। जैसे सर देखिएगा, सिस्प्लाटिन का फॉर्मूला क्या होता है? ये है हमारे पास PT NH32 NH32 PT NH32 और जो है वो सर अपने पास रहेगा Cl2। ये क्या रहता है? सिस्प्लाटिन रहता है, जिसका उपयोग सिस्प्लाटिन में किया जाता है। अब बात करें यदि हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर, तो सर EDTA का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल की कठोरता का पता लगाने के लिए EDTA का, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ निकल, तो वो आता है सर हमारे पास डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सी ऑक्सिम या फिर प्यारे बच्चों DMG। DMG का यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में पोटेशियम जो है वो ऑर्डियोथायोसाइनेट अर्जिनेट यानी कि Ag का कॉम्प्लेक्स रहता है, वो वहां पे काम में लेते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना होता है कि EDTA का यूज कहां पे आता है? ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस में काम आता है EDTA का कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपन को ध्यान में रखना वो ये होता है कि इलेक्ट्रोपेलेटिंग इलेक्ट्रोपेलेटिंग में हम लोग काम में लेते हैं, कौन सा काम में आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट? सर फोर्थ नंबर का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। निकल का पता लगाने के लिए डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम या फिर DMG बोला जाता है। इसलिए मैंने आपको कई बार कहा है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो अपना एप्लीकेशन वाला पोर्शन है वो आप लोग जरूर पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि वहां से प्यारे स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं। ठीक है जी, एप्लीकेशन वाला पोर्शन आप लोग सारे के सारे बच्चे पढ़ के जाना, ताकि वहां से क्वेश्चंस आराम से सर बैठ जाए। ओके बच्चों, तो ये वाली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करता हूं इस वाले क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सर इसका IUPAC नाम बताओ। IUPAC नाम अब डिसाइड कैसे करेंगे? ध्यान से सुने। IUPAC नाम जो है वो आप लोगों को क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है उससे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 4। क्योंकि सर ये है जो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट की तरह व्यवहार करेगा, तो 2 पोजीशन पे क्या है? एमाइनो। तो 2 पोजीशन पे अमाइनो है, 2 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड जो है इसका से IUPAC नाम हो जाएगा। क्या कहा मैंने? 2 पोजीशन पे सर एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह ये व्यवहार करा, इसलिए यहां पर लिखा जाएगा NH2 वाला मामला। NH2 वाला मामला लिखा जाएगा, और ये भी सर हाइड्रोक्सी होगा, ना कि ऑल होगा। हाइड्रोक्सी क्यों होगा सर? क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये बेंजोइक एसिड यहाँ पर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो है वो रहता है दोस्तों। SN2 अभिक्रिया में मेनली क्या होता है? ध्यान से सुने, SN2 अभिक्रिया में जो है वो सर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ये क्या रहेगा? मान लीजिए किसी का विन्यास जो है वो हमको लोग कहते हैं सर R है,
तो वो SN2 के द्वारा SN2 रिएक्शन हो जाएगी। SN2 रिएक्शन के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? S में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी। ठीक है बच्चों, यस सर। रेसिमाइजेशन किस में बनता है? SN1 में। SN1 रिएक्शन में जो बनता है ना, वो सर हमारा रेसिमाइजेशन बनने वाला है, ध्यान रख लोगे। SN1 में रेसिमाइजेशन बनेगा, दैट मीन सर 50% R 50% S, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव जो है वो कंपोनेंट रहता है। बाकी इन्वर्जन बनेगा हमारे पास यहाँ पर SN2 रिएक्शन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों, एसीटोनाइट्राइल की रिएक्शन। देखो कीटोन की आप लोगों को प्रिपरेशन भी आनी चाहिए। एल्डिहाइड की तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ ली है। एसीटोनाइट्राइल है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, एसीटोनाइट्राइल रहता है और उसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं C2H5 MgI के साथ। जैसे ये रिएक्शन करेंगे तो मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बता रखा है कि इसको C डबल बॉन्ड हो और ये वाला इधर ऐड कर दो। ये सिंपल सी ट्रिक मैंने आप लोगों को कई बार बता रखी है और आपको ध्यान भी रखनी है। विजन्स कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको करना, ए आ गया, ये रहा आपका ए। क्या आया है सारे के सारे बच्चे बताओ भैया? ए आ गया 1 2 3 4। दैट मीन्स प्यारे बच्चों 2 ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन जो है वो सर हमारा कीटोन बन गया। अब इसका कराना मुझे हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद यहाँ यहीं पर हाइड्रोलाइसिस ऐड कर दो भाई, यहीं पर हाइड्रोलाइसिस ऐड कर दो तो कंप्लीट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2 ब्यूटेनॉन मिल जाएगा। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि कीटोन बनाने की जो मेथड होता था उसमें एक तो आर सी डबल बॉन्ड और Cl के साथ रिएक्शन कराते थे, किसकी? ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। फिर क्या लेते थे हम लोग? एसीटोनाइट्राइल के साथ भी रिएक्शन करवाते थे, किसकी? सर डाई एल्किल कैडमियम की। या फिर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते थे प्यारे बच्चों। और सर तीसरा मेथड क्या होता था? तीसरा मेथड होता था प्यारे स्टूडेंट फ्रीडेल ग्राफ्ट, फ्रीडेल ग्राफ्ट्स असाइलेशन से, फ्रीडेल ग्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन के द्वारा हम लोग एरोमेटिक कीटोन जो है प्राप्त करते थे बच्चों, है ना? यस सर। नेक्स्ट, अब देखो, अब यहां पर ये वाला सिस्टम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब हो गया CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन है मेरे पास PI3, दैट मीन्स CH3CH2 और यहां पे आएगा I, दैट मीन्स इथाइल आयोडाइड है। ये क्या है? ये है हमारा इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड है सर। अब इस इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन में KCN के साथ करवा रहा हूं। ये क्या है? ये KCN है बच्चों, KCN है, KCN है। KCN के साथ करवाने से रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने के बाद प्यारे बच्चों ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यस सर, सही बात है। अब आप लोग ये बात मेरी समझे कि एसीटोनाइट्राइल का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ये मैंने आपको बताया है। एक बनता है सर यहाँ तो एस्टर बनेगा, ठीक है, यहाँ तो सॉरी अमाइड बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहां पर हाइड्रोलाइसिस करवाओ। जैसे इसका इधर हाइड्रोलाइसिस करवा दिया मैंने तो सर CH3CH2 सी डबल बॉन्ड OH मिलेगा। मतलब सर 3 कार्बन का एसिड को बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड मिलने वाला है। तो दोस्तों कौन सा होगा? प्रोपेनोइक एसिड होगा। तो मैंने आपको कई बार कहा है, जब क्लास में मैं आपको थ्योरी सिखाता हूं प्यारे बच्चों, तो सर RC ट्रिपल बॉन्ड N, दैट मीन्स सर नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस हम लोग सर दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार के विजन्स? दो प्रकार से हाइड्रोलाइसिस जो है वो किया जाता है। सबसे पहला टाइप जो आपको ध्यान में रखना वो ये है कि सर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और एक होता है पार्शियल। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है? एसिड। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है? एमाइड।
पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो वो बोलेगा, नहीं तो आपको जैसा दिख रहा है वैसा सही करना है उसको। किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में एसिड, देन आपका एल्कोहल, उसके बाद सर कीटोन। हाँ जी स्टूडेंट्स, कीटोन के बाद आ जाएगा सर हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा सर ईथर, और ईथर के बाद आ जाएगा एल्केन। तो मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ पे एल्कोहल है तो एल्कोहल आगे आएगा। तो सबसे ज्यादा यदि मैं बॉइलिंग पॉइंट का यहां से ऑर्डर निकाल दूं पूरा का पूरा, तो सेकंड सबसे ज्यादा, थर्ड, थर्ड के बाद सर फोर, फोर के बाद वन आ जाएगा। एल्कोहल का सबसे ज्यादा रहता है, इसका कारण क्या लिखोगे? इसका कारण लिखेंगे सर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जो है ना, वह सर इसका कारण रहने वाली है। तो बी ऑप्शन इसका से, यदि एसिड रहता तो सबसे ज्यादा वह रहता। यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है हम लोगों को, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है सर। तो रिड्यूसिंग एजेंट में सीधा सा कॉन्सेप्ट आप प्यारे बच्चों मेरा ये समझने का प्रयास करें कि सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन कर देता है, एस्टर का, अमाइड का, कीटोन का, एल्डिहाइड सबका रिडक्शन करता है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो करता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चों यहां से हम लोग ये वाली बात है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, और ये बन जाएगा हमारा एल्कोहल। ये कहा कौन से ऑप्शंस में है? ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड है ना, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ये डबल बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वाले कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल में। चलिएगा दोस्तों, दो यौगिक हाइड्रोलाइसिस करने पर अलग अलग कार्बनिक यौगिक बनेंगे। एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यील्ड्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहां पर रहेगा ये वाला हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहने वाला है। तो बच्चों होगा ये कि दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने चाहिए, मतलब दो अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप मिलने चाहिए। जैसे सर ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक का ग्रुप पढ़ाता हूं तो उसमें ऐसा सिखाया जाता है कि जब सर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये वाला, क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड का हम लोग जब बात करें तो इसका दो प्रकार से हम लोग जब इसका वाटर के द्वारा H प्लस की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से खट से टूट जाता है। ये वाला बॉन्ड जैसे ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? H, और इसको मिल जाएगा OH। तो मतलब क्या इस बात का कि सर दो एसिटिक एसिड मिल रहे हैं हम लोगों को, दो क्या मिल गए? एसिटिक एसिड मिल गए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता भैया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस, एसिड का हाइड्रोलाइसिस कैसे करवाओ? संभव नहीं है। और अमाइड का जब हाइड्रोलाइसिस की बात की जाए, अमाइड के हाइड्रोलाइसिस की बात करूं यदि प्यारे बच्चों, तो यहां से क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड इस तरीके से कट से टूट जाएगा सर। और जैसे ही बॉन्ड टूटा दोस्तों, जैसे ही बॉन्ड टूटा तो वो क्या हो जाएगा? उधर जोड़ दो सर OH ग्रुप, ये OH ग्रुप आ जाएगा, इधर आ जाएगा सर अमोनिया, है ना? यस सर। तो ये है हमारे पास एसिटिक एसिड और ये अमोनिया, इस तरीके से बॉन्ड टूट गया है। ठीक है, एसिटिक एसिड और अमोनिया मिल गया। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये भी दो कंपाउंड कहाँ बन रहे? दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बनने चाहिए। लेकिन जैसे ही बात की जाए इस इथाइल एसीटेट की, तो पूरी दुनिया को पता होता है कि जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए, एस्टर का जब प्यारे बच्चों जल अपघटन करवा दिया जाए, तब सर बहुत सारे कंपाउंड अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। जैसे बच्चों
ये है हमारे पास सर इथाइल एसीटेट, है ना, ये है हमारे पास इथाइल एसीटेट। अब इसका मुझे करना है हाइड्रोलाइसिस H+ की उपस्थिति में, और आप सभी बच्चों को पता होता है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझ गए? यस यस यस। तो जैसे ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे तो मिलेगा क्या, एक तो मिलेगा सर एसिटिक एसिड और एक मिलेगा एथेनॉल, एसिटिक एसिड और एथेनॉल मिल जाएगा। तो यहां पर दो अलग अलग क्रियात्मक समूह मिले, एक मिल गया एसिड और दूसरा मिल गया सर एल्कोहल। एल्कोहल और एसिड क्या है, दो अलग अलग प्रकार के कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बनिक यौगिक मिले, इसलिए इसका आंसर एस्टर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक है विजन्स। नेक्स्ट बात करें हम लोग, यस सर, 2,4-DNP परीक्षण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए किया जाता है? 2,4-DNP टेस्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई हेलोजन, एमाइन्स, एल्डिहाइड एंड ईथर। तो ये एल्डिहाइड और कीटोनों के आइडेंटिफाई करने के लिए 2,4-DNP टेस्ट काम में लिया जाता है। याद रख लेना, जैसे हमने हेलोजन पढ़ा, कौन कौन से टेस्ट पढ़े हमने सर, हमने पढ़ ले फेलिंग, फेलिंग टेस्ट मैंने आपको बता दिया, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, टॉलेंस टेस्ट मैंने बता दिया, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों, और मैंने आपको बता दिया आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट बता दिया। तो ये वाली बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड सबसे अधिक न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशीलता दर्शाएगी। विच अमंग द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है, कौन सी रहेगी? तो सभी को पता होता, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा, फिर सर जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ रहा है रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी की यदि मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन, यहाँ समानुपाती होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑन कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बल्कि ग्रुप ऑन सी डबल बॉन्ड हो। जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप रहेंगे, जितना ज्यादा भारी भारी ग्रुप रहेंगे, उतना ही कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो सबसे ज्यादा रहेगा सर ए के बाद सी के बाद बी के बाद डी, ये पूरा ऑर्डर रहेगा। जितने बड़े बड़े ग्रुप उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ये आपको पता है, ठीक है। और मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया है कि NAR के प्रति, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन, और वो तो ओवरऑल ऑर्डर मैंने आपको लिखा रखा। तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील रहेगा प्यारे बच्चों। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फटाफट बताओ। सबसे मीठी शर्करा, मोस्ट स्वीट शुगर, तो फ्रक्टोज होती है, ठीक है। अंगूर वगैरह में मिलने वाली शुगर जो होती है, मोस्ट जो है स्वीटेस्ट शुगर होती है। सबसे ज्यादा, निम्नलिखित में सबसे ज्यादा जो है अमाइनो एसिड बेसिक कौन सा होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मोस्ट मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड्स की बात करें तो बेसिक अमाइनो एसिड्स हमारे सिलेबस में है कितने बच्चों, फटाफट बात करो। तो सर ये है हमारे पास में पहला होता है सर लाइसिन, है ना, लाइसिन। लाइसिन के बाद क्या होता है, लाइसिन के बाद आ जाएगा मेरे पास प्यारे स्टूडेंट्स आर्जिनिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन के बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट है जो है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन होता है। तो मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड जो आंसर दिया है एनसीईआरटी ने वो है लाइसिन। तो क्या याद रखोगे, लाइसिन याद रखेंगे। और जितने भी मेरे बेसिक अमीनो एसिड्स रहते हैं ऑल आर इंसेंशियल, कैसे रहेंगे बच्चों बताओ, इंसेंशियल या आवश्यक,
आवश्यक अमाइनो एसिड रहते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रख लेना भैया। समझ गए? समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर, डन है। चलिएगा अब बात करते हैं, ये हो गया ग्लाइकोजन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य रहेगी? ग्लाइकोजन के बारे में सत्य कथन बताओ बच्चों जल्दी से। ग्लाइकोजन जब आप पढ़ते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सही बात है सर। ओनली अल्फा लिंकेज आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, सही बात है। इट इज प्रेजेंट इन सम यीस्ट, सही है, ये गलत बात है। स्ट्रेट चेन नहीं रहते हैं, क्या होते हैं बताओ? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर रहते हैं, या फिर शाखित श्रृंखला रखते हैं ये वाले। शाखित श्रृंखला रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रखता कौन है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रखता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रखता है, ये इसका गलत स्टेटमेंट रहेगा दोस्तों। अब मेरी बात ध्यान से सुने कि एनिमल स्टार्च का दूसरा नाम क्या रहेगा? एनिमल स्टार्च का दूसरा नाम क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो इसका दूसरा नाम रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन द C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा ग्लूकोज इज फाउंड इन। C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज और C2 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ध्यान से सुने, C1 और C2 के बीच यदि पाया जाने वाला ग्लाइकोसाइडिक मिलता है सुक्रोज में। समझ गए? तो C1 है किसका? अल्फा ग्लूकोज का। ये है हमारे पास अल्फा ग्लूकोज। और C2 क्या है? बीटा डी, बीटा डी प्यारे बच्चों फ्रक्टोज। तो ऐसा कहा जाता है कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होता है तो जो दो मोनोमर यूनिट मिलती है वो है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। ये कैसा होता है? ध्यान से सुनो, ये होता है सर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये रहेगा लीवो रोटेटरी। समझ गए? यस सर। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सुक्रोज इसका एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा। माल्टोज में होता क्या है? माल्टोज में C1 और C4 है, किसके? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, यस सर। और लैक्टोज की बात करें तो C1 और C4 है। C1 किसका है? बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, और ये किसका है? बीटा डी ग्लूकोज। समझ गए? यस 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 यस। नेक्स्ट, कौन सा पानी जल में घुलनशील विटामिन है जो आसानी से उत्सर्जित नहीं रहता? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सोल्यूबल विटामिन? विटामिन WBC, विटामिन बी एंड प्यारे बच्चों विटामिन सी जो होता है वो सर वाटर सोल्यूबल रहते हैं, ये बात मुझे अच्छे से मालूम है सर। ठीक है, अच्छे से पता है। लेकिन नॉट एक्सेटेड बॉडी इजीली, मतलब सर हमारी बॉडी में स्टोरेज रहती है, यानी कि विटामिन विच विटामिन बी है, बाकी वाले वाटर में सोल्यूबल इसलिए आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा विटामिन जो है वो क्या रहेगा? स्टोरेज रहेगा। तो विटामिन बी जो बॉडी में स्टोरेज रहता है आसानी से निकल नहीं पाता है। बॉडी में क्या रहता हो? बॉडी में स्टोरेज रहता हो सर, कौन सा रहेगा बच्चों बताओ जल्दी से? दैट इज द दैट इज द विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो सर हमारी बॉडी में स्टोरेज रहता है, और उसकी कमी से सर जो है एनीमिया बीमारी हो जाती है, रक्तलापता हो जाता है। ये बात आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन? कौन सा एसिड विटामिन होता है? हाँ जी बताओ। तो बच्चों विटामिन जो हमारा सी होता है वो क्या रहेगा? एस्कॉर्बिक एसिड रहेगा। एस्कॉर्बिक एसिड रहने वाला है विटामिन सी, जिसकी कमी से स्क्रूई बीमारी हो जाती है। एडिपिक एसिड क्या काम में आता? एस्पार्टिक एसिड क्या होता है?
एसिडिक अमाइनो एसिड रहता है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक अमाइनो एसिड्स जो रहते हैं सर, और एडिपिक एसिड जो होता है वो नाइलॉन। हाँ जी बच्चों बताओ, नाइलॉन 6 के उसके सिंथेसिस में काम आता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सैकेरिक एसिड क्या होता है, जिसको हमने क्या बोला था, ग्लूकेरिक एसिड, ग्लूकेरिक एसिड भी हमने कहा था सर। और इसका निर्माण कैसे होता है, जब ग्लूकोज की रिएक्शन, हाँ जी बच्चों बताओ भैया, जब ग्लूकोज की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ करवा दी जाए तो सैकेरिक एसिड का निर्माण होता है। और ये इस बात को निर्देशित करता है प्यारे बच्चों कि यहां पर 1 डिग्री का मतलब क्या है सर, CH2OH प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। रिकेटस किसकी वजह से होता है, अस्थि मृदुता। ठीक है, हड्डियां कमजोर, विटामिन डी, विटामिन डी, स्क्वी, विटामिन प्यारे बच्चों सी, बेरी बेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से मस्कुलर वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी, दैट इज द विटामिन प्यारे स्टूडेंट ई, क्या हो जाएगा, विटामिन ई की वजह से ये बीमारी हो जाएगी। समझ गए, यस सर। नेक्स्ट, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन B2 की कमी से होता है क्या, कीलियोसिस, और विटामिन B12 प्रिनिशियस एनीमिया, B6 की वजह से ये वाला एंठन वगैरह कन्वल्सन्स हो जाती है। और इनके आपको जो है नाम भी पता होने चाहिए, जैसे थायमीन है, ठीक है, राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन, इस टाइप के बच्चों एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इनके आपको साइंटिफिक नाम याद रखने हैं, साइंटिफिक नेम भी याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें हम लोग, बच्चों बताओ, यस 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 यस। देखो यहां पर ग्लूकोज क्या होता है सर, एल्डो हेक्सोज, फ्रक्टोज, कीटो एक्सोज, राइबोज, राइबोज कहां जाएगा भैया, एल्डो पेंटोज में, इरिथ्रोज एल्डो टेट्रोज में। इसका पेंटोज का मतलब क्या है, ये 5 कार्बन की शर्करा है, टेट्रोज का मतलब है 4 कार्बन, ये 6 कार्बन की है, और वो वाली 6 कार्बन। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा, इसमें रहेगा सर CHO, इसमें रहेगा C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन। तो ये क्वेश्चन है बच्चों इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझने का प्रयास करें बायोमोलिक्यूल वाले। अल्फा एमाइनो एसिड, जिसमें सर हमारे पास एरोमेटिक रिंग होती है, क्या रहती हो बच्चों बताओ, एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक रिंग रहती है, एरोमेटिक चेन रहेगी, वो है टायरोसिन। टायरोसिन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सर ये हमारी रिंग उपस्थित रहती है बच्चों। समझ गए आप लोग, ओके ओके ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हम को ध्यान में रखना, वो ये है कि सर न्यूक्लियोसाइड जो है, सॉरी न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड सुगर या बेस। तो न्यूक्लियोटाइड के जो है वो हमारे क्या रहेंगे, बहुलक रहेंगे। न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेंगे। न्यूक्लिक साइड में क्या होता है, पेंटोस शुगर, और हमारे पास रहती है सर जो है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। उसमें यदि फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब अगले कुछ क्वेश्चन है वो है हमारे पास किसके प्यारे बच्चों, कुछ फिजिकल के ऐसे क्वेश्चन जिनका हम लोगों ने डिस्कशन जो है वो नहीं किया था, अब हम लोग उनकी बारी करते हैं। डेल्टा जी नोट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है -NF(E0) सेल। ये वाली बात आप प्यारे बच्चों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सर एन का मान कितने इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं सर 2। एफ का मान आप सभी प्यारे बच्चों को पता होता है, दैट इज द 9655। ई नोट सेल का मान बताओ मुझे कितना होगा, ई नोट सेल का मान, ई नोट
सेल इज इक्वल टू दी ई नोड कैथोड। हाँ जी बच्चों, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ये रहता है सर ई नोड कैथोड की वैल्यू वो जो सबसे ज्यादा रहती हो सर 0.35 माइनस है सर 0.44। दैट मीन सर 0.78 वोल्ट है प्लस का। तो ये मल्टीप्लाई करो प्यारे बच्चों, 0.78 से मल्टीप्लाई किया तो ये मैं मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों फटाफट। देखो जैसे हम लोग करें 2 × 9655 उसको मल्टीप्लाई किया 0.78 से, दैट इज इक्वल टू माइनस 10.50। ये आ जाएगा सर जूल। अब किलो में करना है तो यहाँ पर पॉइंट ले आऊं मैं, तो माइनस का 150.540 किलो जूल। माइनस आगे आएगा, माइनस का एक ही ऑप्शन है, दैट इज द थर्ड। आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे क्या? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब भी आपको ई डेल्टा जी नोट की वैल्यू कैलकुलेट करवाए तो ये वाला फॉर्मूला आप सभी के सभी प्यारे बच्चों को मालूम होना ही चाहिए। जैसे अब मुझे निकालनी है डैनियल सेल की, अक्सर एग्जामिनर डैनियल सेल पूछता ही पूछता है, तो डैनियल सेल की बताओ बच्चों जल्दी से। तो डैनियल सेल आ जाएगा -2। ये होता है डैनियल सेल की रिएक्शन जो आप सभी बच्चों को मालूम होनी चाहिए। जिंक +2 प्लस सर कॉपर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एफ कितना है 9655, ई नोट सेल 1.1। तो ये देखो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं फिर से। तो 9655 मल्टीप्लाई है सर 2 मल्टीप्लाई 1.1, दैट इज इक्वल टू दी माइनस का 2.13 किलो जूल आ जाएगा डैनियल सेल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे पास जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दिए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन लोग के इक्विलिब्रियम का वगैरह वगैरह का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको निकालना है सर, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है। के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुने लोग। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू दी 16.92 इंटू एन इंटू सर ई नॉट सेल। ये रहता है ना बच्चों फॉर्मूला? हाँ सर यही रहता है हमारे पास फॉर्मूला। अब मेरी बात ध्यान से सुने आप सारे के सारे बच्चे, 16.92 ये कुछ ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला आया है जो आपको ध्यान में रखना है सर। 16.92 दो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं सर? 2 जा रहे हैं। ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी 0.46। इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आ रहा है? ध्यान से सुनते इसको मल्टीप्लाई करते फटाफट। 16.92 इंटू सर 2 इंटू 0.46 दैट इज इक्वल टू दी 15.56। अब देखो लोग आ गया मेरे पास के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू दी 15.56, है ना? है ना बच्चों? यस सर आ गया। अब देखो बच्चों, अब इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे? मैंने क्या बोला आपको, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू याद रखनी है तो ये 15 ऊपर चला जाएगा और 0.56 क्या होता है? log 4 का मान रहता है। तो 4.0 इंटू 10 की पावर 15, पॉइंट से पहले वाली हमेशा पावर ऊपर कर दो, ऐसा एक ही ऑप्शन होता है, इसलिए डी सही रहेगा। मुझे कोई मतलब ही नहीं भाई, मेरे को ये पॉइंट से पहले की जो पावर उसको ऊपर भेज दो, 0.486 आ जाएगा। आराम से आप लोग कर सकते हो बिना किसी समस्या के दोस्तों। क्योंकि सर लोग 4 का मान तो सर 0.6 रहता है, फिर आप ये कैसे लिख रहे हो बच्चों? ये ऑलमोस्ट मानना है हमको, तो आप एंटी लॉग में उलझना मत। ये जो पॉइंट से पहले की जो पावर आ रही है ना, ये इसके ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों फटाफट आप लोग नोट डाउन करें, क्योंकि ये वाले बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं पूछ लूं आप लोगों से डैनियल सेल की, तो सर मजा ही आ जाए। डैनियल सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन देखो, डैनियल सेल के लिए ई नॉट सेल का मान कितना होता है सर? 1.1 वोल्ट रहता है। तो मेरे को कोई
कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। log k इज इक्वल टू दी 16.92 इंटू सर n इंटू प्यारे बच्चों ई नॉट सेल आ जाएगा। तो यहां से सर 16.92 इंटू सर n का मान 1.1 वोल्ट है। अगेन हम लोग इसको फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 16.92 इंटू 2 इंटू 1.1, तो ये आ गया मेरे पास डियर स्टूडेंट 37.224। तो ये आ गया log k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू दी 37.224। तो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा मेरे पास, यदि मैं मान के चलूं तो देखो ये थोड़ा सा कम आएगा, 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 37 आ जाएगा। क्योंकि यदि मैं मान लूं भाई log 1.7 की वैल्यू जो रहती है वो लगभग यही आएगा, है ना। बिल्कुल यही आ रहा है। ठीक है, तो 1.6 1.7 आएगा, लेकिन 37 आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। अभी तक हम लोगों ने सर डैनियल सेल के ऊपर नस्ट समीकरण के ऊपर डिस्कशन नहीं किया। NERSP नस्ट इक्वेशन, यदि किस्मत अच्छी हुई, ठीक है, तो नस्ट समीकरण पूछ लेगा। क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू दी ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, अपॉन प्यारे बच्चों क्या एन, लोग कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, है ना। यस सर। अब देखो, अब है सर पूरी सेल रिएक्शन लिखो। जिंक सॉलिड है, कंसंट्रेशन काम में नहीं लूंगा। कॉपर प्लस 2 एक्वस है, कंसंट्रेशन काम में ले लूंगा। और मेरे पास जिंक प्लस 2 है, ले लूंगा, एक्वस है। कॉपर प्लस सॉलिड है, ये नहीं लूंगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, ई नॉट सेल की वैल्यू आप सभी बच्चों को पता होती है, डैनियल सेल की भैया याद दिलाने की जरूरत नहीं, 1.1 वोल्ट रहती है। तो ई सेल इज इक्वल टू दी 1.1 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। एन का मान क्या, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एन का मान 2। लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी, प्रोडक्ट क्या लेना है मेरे को, एक तो जिंक प्लस 2 लेना है और एक मेरे को लेना है कॉपर प्लस 2। यहां से देखो प्यारे बच्चों, ई सेल 1.1 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। अब जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन बताओ मुझे जल्दी से। ये रही 1 मोल और इसकी क्या रहेगी 0.1 मोल। देखो तो लिखेंगे क्या, log 1 डिवाइडेड बाई 0.1। तो ये 0.1 ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा log 10। log 10 का मान होता है 1, तो ये वाली टर्म आ गई 1। तो 1.1 माइनस क्या करना है 0.000 सर, और सर 2 भाग दे दो, 295 करेंगे तो 1.07 इसका सही आंसर आ जाएगा। 1.07 है इसका एकदम सही आंसर आ जाएगा। तो डैनियल सेल पर उपस्थित क्वेश्चन भी आप लोगों को आने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डैनियल सेल के क्वेश्चन। समझ गए आप लोग, आसान है ना, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा इजी है सर। डैनियल सेल में नष्ट समीकरण अपन को पता है सर, तो नष्ट समीकरण में ई नॉट सेल भी पता है और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखनी है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दे देगा, वो वहां पे वैल्यू पुटअप करो और आराम से सॉल्व कर लोगे। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, आराम से किया जा सकता है, बड़े ही आराम से। अब देखो, ये है इलेक्ट्रो के केमिकल काइनेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। अब आप मुझे जो है इससे रिलेटेड जो है बातें बताइएगा, ये थोड़ा विजिबल करना। तो मैं यदि आप लोगों से ग्राफ डिस्कशन करने का प्रयास करूं, तो ग्राफ के नाम पे आप लोगों को याद क्या है, हमको याद है सर केवल और केवल यही बात है जो हमारे पास रहती है, किसके, लोग के वर्सेस 1/t, दैट मीन्स आरएनएस समीकरण, आरएनएस समीकरण, यही मुझे याद है और कुछ भी याद नहीं है सर।
और इसकी जो स्लोप है दोस्तों वो है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना, प्रथम कोटि रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, ध्यान से सुनो सर। फॉर्मूला रहता है मेरे पास के टी इक्वल टू दी एल एन ए नोट अपॉन सर ए टी। ये वाला फॉर्मूला रहता है सर मेरे पास, है ना। यस सर। अब देखो बच्चों, टी पूछ रहा है तो टी हो रहा, ए नोड है तो माइनस आएगा, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी कि सर मैंने जो फॉर्मूले आपको लिखा रखे हैं ग्राफ, वो डिक्रीज हो रही कंसंट्रेशन, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एन है, इसलिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लगातार कम हो रही है दोस्तों। ठीक है बच्चों, कर लोगे। यस सर। अब सॉल्यूशन वाले चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए आप लोगों, लेकिन सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह के क्वेश्चन हमने अभी तक किए नहीं है। तो वह क्वेश्चन भी हम लोग अब कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन सर एग्जामिनर अक्सर पूछता ही पूछता है। ठीक है, अक्सर एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, बिना किसी समस्या के हम लोग इससे क्वेश्चन कर लेंगे। देखो, आपको इसने पूछा है कवंतनाक में उन्नयन का। कवंतनाक में उन्नयन, दैट मीन सर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू दी के बी इंटू सर मोलेलिटी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू दी के बी, मोलेलिटी का मतलब होता है सर डब्ल्यू बी अपॉन सर एम बी, मल्टीप्लाई करूंगा 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इन ग्राम में। हाँ जी बच्चों, यस सर। अब देखो डेल्टा टी बी उन्नयन बोल रखा है उसने, 0.52 रहता है, और केबी का मान दे दिया है 0.52 बच्चों। और ग्राम में मात्रा कितनी दी है भैया, 6 ग्राम है। और अपन को एक्स कैलकुलेट करना है, 1000 ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 100 ग्राम। ये इधर चला गया, आ गया सर 60, इधर से ये चला गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा इसका अणुभार। आप लोगों को ध्यान में रखना होता है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जामिनर पूछे तो आराम से सॉल्व करने आने चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन की अलग प्रैक्टिस क्या होती है, जैसे सर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू दी टी बी माइनस टी बी नोट, है ना। यस सर, ये आपसे पूछता है एग्जामिनर, टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बी प्लस सर टी बी नोट। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आप लोगों को डेल्टा टी बी को हमेशा ऐड करना होता है। ये क्या है, ये है सर सॉल्यूशन का विलियन का अपने पास बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यस सर। चलिएगा, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यदि सर 17 ग्राम में हमारे पास मेथ एथेनॉल और 100 ग्राम जल में उपस्थित है, तो विलियन का हिमांक क्या होगा सर, है ना। तो हिमांक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू दी के एफ इनटू प्यारे बच्चों मोलेलिटी, है ना। यस सर। अब देखो, अब मेरे को निकालना डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द के एफ इंटू मोलेलिटी, मतलब डब्ल्यू बी अपॉन सर एम बी। ये आ जाएगा 1.86, 1746। ये तो भाई एक ही चला गया, अब मुझे निकालना डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करते हैं यहां से, 1.86 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाई 46, दैट इज इक्वल टू दी 0.6873 आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया सर हमारे पास। अब यहां से आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना विलियन का हिमांक, दैट मीन्स डेल्टा टी एफ। ये हमको ज्ञात करना है सर। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ नॉट माइनस सर टी एफ। अब क्योंकि जलीय विलयन है, जल है,
तो जल के लिए हिमांक बिंदु कितना होता है सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द माइनस टी एफ, ये वाला रहेगा। तो डेल्टा टी एफ के बराबर है, माइनस का साइन लगा दो आगे, माइनस का माइनस का 68 आ जाएगा, माइनस का 68 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये रिलेशन तो सबको पता है भाई कि सर हमारा जो टीबी होता है वो होता है सर डेल्टा टीबी प्लस सर टीबी नॉट, और जो टीएफ होता है वो माइनस का डेल्टा टी एफ रहता है। ये वाले कॉन्सेप्ट बड़े ही आराम से आप लोग समझ सकते हो बिना किसी समस्या। तो सॉल्यूशन में से क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग आराम से कर लोगे। आयोडोफॉर्म का उपयोग कहां होता है, ये वाला भी हमने नहीं डिस्कस किया था। आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज निषेधक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में, दर्द निवारक, या ये वाले जो पेन किलर और एंटीपायरेटिक है ये तो है एस्पिरिन, एस्पाइरिन है ना बच्चों। यस सर। एस्पाइरिन कैसे मिलती है बच्चों बताइए। ये होती है सर ऐसे, ये रहती है हमारे पास प्यारे बच्चों, ऐसी रहती है एस्पाइरिन, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल जो है एस्पाइरिन है, जो किससे मिलती है सर, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड कराने से। ठीक है, पेन किलर और एंटीपायरेटिक है। एनेस्थेटिक क्या होती है, क्लोरोफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रहती है प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म। CHCl3 होती है क्लोरोफॉर्म। एनेस्थेटिक क्या रखोगा बच्चों बताओ, क्लोरोफॉर्म होती है सर क्लोरोफॉर्म। और एनएस एंटीसेप्टिक एजेंट जो है वो है हमारे पास आयोडोफॉर्म, CHI3 रहता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्लोरोफॉर्म की जो कुछ रिएक्शन है होती है थोड़ी बहुत इंपोर्टेंट है, कार्बोनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं सर फोस्जीन। CHCl3 की रिएक्शन यदि सिल्वर चूर्ण के साथ करवा दी जाए तो क्या मिलता है सर, ये मिलता है हमारे पास, यहां से मिल जाता है दोस्तों क्या सर, यहां से मिलता है इथाइन। क्या मिलता है, इथाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर चूर्ण के साथ करवा दी जाए, सिल्वर पाउडर के साथ करवा दी जाए तो क्या मिलता है, एसिटाइलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसिटाइलिन मिलता है। दैट मीन्स सर ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होता है दोस्तों, याद रख लेना, याद रख लेना। अब मैं स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या स्टार्ट करता हूं, ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। यस सर। आइसोमेरिज्म बहुत सारे बच्चों को समस्याएं होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालने में, तो वहां पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को। देखो बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसकी वजह से आती है, प्रकाशिक समावयवता निम्नलिखित में से किसकी वजह से आएगी। तो प्रकाशिक समावयवता के लिए आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। कायरल कार्बन क्या होना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। अब सर कायरल कार्बन क्या होता है, यानी कि ऐसा कार्बन क्या हो, sp3, ऐसा कार्बन सर sp3 संकरित रहता है, और उस कार्बन पे सर हमारे पास चारों 4 डिफरेंट वैलेंसी रहनी चाहिए। कार्बन की लिखो, कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग हो, कार्बन की चारों वैलेंसिया क्या हो, अलग अलग हो, उसे बोलते हैं हमारे पास क्या, कायरल कार्बन। चारों वैलेंसिया अलग अलग होनी चाहिए, इसीलिए सर एस सममित कार्बन परमाणु होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहने चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप लोगों के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है, सममित केंद्र,
क्या रहना चाहिए? अब्सेंट। ये मैंने लिखा रखा था कौन से चैप्टर में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। दूसरी बात, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या रहनी चाहिए? अब्सेंट। सममित तल, सममित केंद्र, दोनों के दोनों अनुपस्थित रहने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, समझ गए आप लोग? तो कार्यल सेंटर हमेशा उपस्थित रहना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। जैसे कार्बन है ये वाला CH3 CH, Cl है, OH है, CH2 है, CH3। अब मुझे बताओ इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? ये कायरल सेंटर हो सकता है क्या? सबसे पहले हाइब्रिड sp3 है, यस सर है, लेकिन चारों वैलेंसियां अलग अलग होनी चाहिए। 3 हाइड्रोजन एक जैसे मिल गए नहीं जाएगा। ये वाला हो सकता है, sp3 है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक OH है, एक Cl है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। कायरल सेंटर ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या देखना है? कार्बन होना चाहिए sp3 और 4 डिफरेंट वैलेंसी, 4 डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना भाई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोवन बाय, किसके द्वारा दर्शाई जाएगी? सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुने भाई। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरल सेंटर प्रोपेन टू ऑल CH3 CH CH3, देखते हैं ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर 3 अलग अलग ग्रुप नहीं है, 3 तो अलग है लेकिन 2 सेम हो गए, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, नहीं जाएगा। ब्यूटेन टू ऑल, ये CH3 CH OH CH2 CH3 बिल्कुल चला जाएगा सर। ये कायरल सेंटर है हमारा, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, इसीलिए ये दर्शा देगा। एथेनॉल नहीं दर्शाएगा, मेथेनॉल भी नहीं दर्शाएगा, तो क्या दर्शा देगा? ब्यूटेन टू ऑल दर्शा देगा। एक एक को चेक करना है। अगला एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये रहा, कौन सा काराइल नहीं है, कौन सा क्रेल नहीं है, फटाफट बताओ। तो देखो पेंटेन की बात कर रहा है ये, तो कार्बन है एक एक, इधर है सर मिथाइल, यहां पर Cl है, CH2 है, और CH3 एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला कायरल कार्बन हो जाएगा, है ना? ये वाला ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप अलग, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, तो ये तो है सर। लेकिन प्यारे बच्चों, 1 क्लोरो जो है वो पेंटेन नहीं रहेगा। फोर्थ कैसे हो सकता है आप समझें? सर यहां पर अपने पास Cl है, लेकिन 2 हाइड्रोजन भी तो है बच्चों, है ना सर? ओके ओके, तो ये वाली बात इधर लागू नहीं हो रही है मेरी, इसीलिए ये नहीं जाएगा। बाकी वाले सारे हो जाएंगे, लेकिन फोर्थ जो है वो नहीं होगा। 1 क्लोरोपेंटेन सर हमारा आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाता है, किरेल नहीं होगा। अब ये है बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में आप समझें कि जो स्टार किया गया है, जो तारांकित कार्बन है, वो कौन सा असममित है? असममित मतलब कौन सा कायरल सेंटर की तरह व्यवहार करेगा? तो कायरल सेंटर की तरह व्यवहार करेगा कौन बच्चों? जिस पर अलग अलग ग्रुप हो, यहां पर हाइड्रोजन है, Cl है, Br है, ये कर देगा। आयोडीन ये सर अलग अलग, ये भी अलग अलग, लेकिन यहां पर देखो ये हाइड्रोजन मिल गया, ये हाइड्रोजन, तो फोर्थ नहीं रहेगा। तो कायरल कार्बन कौन होता है? तो वो रहेगा हमारे पास A B और सर C। इन चारों के चारों के पास अलग अलग कार्बन होने की वजह से ये चला जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2। अब आपको आई होप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गई कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होनी चाहिए, कार्बन sp3 रहना चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक संभाव्यता दर्शा देगा बिना किसी समस्या के, बिना किसी समस्या के, परेशानी के, है ना बच्चों? यस सर। अब देखो, अब वो क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया बताओ कि जो हमारा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, उस ग्लूकोज में
टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने रहते हैं, सॉरी, फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में, है ना। बाकी बात करेंगे हम लोग SN1 की, SN2 की बात करेंगे, लेकिन फ्रक्टोज में सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में सबसे पहले कायरल कार्बन कितने होते हैं मुझे बताओ। कायरल कार्बन रहते हैं, मतलब N की वैल्यू जो है वो है सर 3। N की वैल्यू कितनी विजन्स, 3 है। तो मुझे चाहिए सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मेरे को क्या चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चाहिए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, दैट मीन्स सर 3, वो हो जाएगा सर 0.8। तो फ्रक्टोज में कितने होंगे, 0.8 हो जाएंगे। फ्रक्टोज में कितने, 0.8। अब मेरे को चाहिए क्या भैया, मेरे को चाहिए सर ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के केस में n का मान आता है सर 4। n का मान कितना आता है सर, n का मान आता है 4। अब n का मान 4 आ रहा है, मतलब क्या है, हमको चाहिए टोटल ऑप्टिकली एक्टिव, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर चाहिए ग्लूकोज के केस में। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर चाहिए सर, है ना, यस सर। तो 2 की पावर n, दैट मीन्स 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। ग्लूकोज का पूछे तो 16 और फ्रक्टोज का पूछे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जब आप नोट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो सर ऐसे कंपाउंड होते हैं मिरर इमेज, मतलब प्रतिबिंब रूप होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर समायोजित नहीं रहते, मतलब सुपर इंपोजेबल नहीं हो सकते। तो पहला स्टेटमेंट सुनो, रेसिमी मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है, 0 रहता है। बच्चों सही बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कथन सर 100% सही है, हमको चाहिए गलत। तो रेसिमिक मिक्सचर का 50-50% होता है रेसिमिक मिक्सचर। जैसे R है और S है तो ये भी 50% और ये भी 50%। तो टोटल जो सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन का जो अल्फा आता है वो 0 आता है, ऑप्टिकल रोटेशन 0 है। SN1 यील्ड्स 1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनेंशियोमर, सही बात है। यानी कि ये दोनों एनेंशियोमर के क्या बनाता है, एक एक 50-50% बनाता है। The product obtained by SN2 reaction of haloalkane give chirality at the reactive site, inversion in the configuration, सही बात है। क्या देती है सर, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देगी, प्रतिपन्न देती है। विन्यास का क्या करेगा, व्युत्क्रम करेगा। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। SN1 में क्या होता है, SN1 में बनता है रेसिमिक मिक्सचर। ध्यान से सुन लें बच्चों, क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। लेकिन SN2 में मिलता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बच्चों, बताओ, यस सर। एनेंशियोमर आर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर, नहीं भैया, ये कभी भी सुपर इंपोजेबल नहीं हो सकते। गलत बात, ऑप्शन नंबर 4 गलत रहेगा, बाकी सारे के सारे सही है। तो हमको क्या पूछा है, गलत कथन, तो ये तो सही है। तो अपन को चाहिए गलत कथन, तो गलत कौन सा हो जाएगा, 4। तो लिखिएगा, इनेंशियोमर आर, इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर imposable, imposable mirror image। एनेंशियोमर जो होता है ना, वो सर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहता है। समझ गए बच्चों, बताओ, हाँ जी सर, डन है। अब हम लोग बात करते हैं भाई अगले कॉन्सेप्ट की और समझने का प्रयास करें कि सर ये जो है वो प्राकृतिक समवायता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन दर्शाता है। तो अब हम लोग समझते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। पहले जनरल बातें सीखी कि यार है क्या। तो सर ऐसे कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, प्राकृतिक सक्रिय कहलाते हैं और इस पूरी घटना को प्राकृतिक समवायता कहते हैं। दैट मीन सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। अब सर
वो कैसे निकालूंगा? तो कायरल सेंटर चेक करो भैया। कायरल सेंटर कैसे चेक करूंगा सर? 4 वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, प्रत्येक कार्बन sp3 रहना चाहिए, जो मैंने आपको करके बता दिया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को भी कैसे निकाला जाता बता दिया। SN1 और SN2 की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री डन कर दिया बच्चों। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो, सबसे पहले सुनो, स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 04 में जो आपका स्क्वायर प्लेनर होता है ना, वो कभी भी प्रकाशिक समवायता नहीं दर्शाता। नेवर, कभी भी नहीं दर्शाएगा भैया। तो सर कौन दर्शाता? मैंने कहा टेट्राहेड्रल दर्शाता है। कौन दर्शाता प्यारे बच्चों बताओ? टेट्राहेड्रल जो है वो दर्शा देगा। टेट्राहेड्रल जो है वो दर्शा देगा। स्क्वायर प्लेनर नहीं दर्शाता, टेट्राहेड्रल दर्शा देता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और टेट्राहेड्रल में भी तभी जब यहां पर अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो तभी दर्शाएगा, क्योंकि कायरल सेंटर हो जाएगा ये वाला, और इसीलिए यहां पर इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, एक ये खुद और एक इसका मिरर इमेज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में केवल और केवल दर्शाता है सर स्क्वायर प्लेनर नहीं दर्शाता, टेट्राहेड्रल दर्शाता है। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई, जीआई दर्शाता है सर ओनली स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल नहीं दर्शाता। लेकिन ऑक्टाहेड्रल जो है वो दोनों दर्शाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल जो है वो बहुत शो करता है, दोनों के दोनों शो करेगा। तो यहां पर कौन शो नहीं करता? बोल रहा है कौन शो नहीं करता? स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करता है, बाकी वाले शो कर देंगे। ठीक है, यस सर। अब सर ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछता है कि बताओ, लास्ट ईयर भी RUHS में पूछा गया था, एम्स में भी आ गया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में टोटल GI कितने मिलेंगे? देखो बच्चों, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे सर MABCD, दैट मीन सर PT, PT के बाद पायरिडीन, सर अमोनिया NH3, BR और सर CR, इस टाइप के लिगेंड है। अब ये MABCD है, मतलब अलग अलग लिगेंड है, दैट मीन्स सर टोटल GI, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? दैट इज इक्वल टू 03, 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यस सर। अब हम लोग बात करते हैं सर इनमें GI कैसे चेक करेंगे। मेरे पास दो क्वेश्चन, उससे आप लोग समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट एज ए पेयर ऑफ एनेंशियोमर? दैट मीन्स क्या शो करता हो? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता हो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करता हो? शो करता हो। कौन सा शो करता है? क्रोमियम के साथ En+3 वाला कॉम्प्लेक्स हमेशा GI शो करेगा। ये कभी भी GI शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है सर? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। ट्रांस वालों में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है। इसमें भी क्या है? इसमें भी सर POS क्या है बच्चों? उपस्थित है। इसीलिए सर केवल और केवल वो वाले कंपाउंड ईएन दे रखा हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो जो आपको क्लास नोट्स मैंने लिखा रखे हैं ना, उनको जरूर पढ़ लेना, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाएंगे, है ना? यस सर, तो बी इसका सही रहेगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच नॉट एक्सपेक्ट टू बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? ये कर देगा क्या? हाँ सर कर देगा। ये वाला ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन ये नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो देखो, क्योंकि यहां पर अलग अलग लिगेंड और ऐसा कोई मैंने केस लिखा है नहीं, बाकी वाले सारे केस में लिखा रखा हूं। तो आप नोट्स जब देखेंगे तो उसमें जो केस लिखा रखे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, वो आपको देखना जरूरी है। तो MA3B3, इसका केस क्या होता है? एक मिलता है सर फेक आइसोमर, मतलब सर फेसियल, एक बनता है सर मेरिडोनियल।
ये होते हैं इसके जीआई। ये क्या मिलते हैं बच्चों? जीआई रहते हैं ओनली। ओनली जीआई शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करी, आप लोगों को परिभाषा बता दी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे केस बता दिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, CrCl3.6H2O है। अब मुझे ये बताओ कि ये किस तरीके की ज्यामिति शो कर सकता है। एक वाटर का मॉलिक्यूल है, काउंटर आयन हटेगा, वाटर का मॉलिक्यूल अंदर आएगा, Cl को बाहर भेजेगा, तो क्या मिलेगा? जल्दी बता दो। हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा, जो है जलीय समावयता को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि सर सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, वाटर का मॉलिक्यूल हटाएगा, Cl अंदर जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, Cl अंदर, इस तरीके के। अब देखो ऑप्टिकल मैंने बता दिया। समन्वय, समन्वय क्या है? कोऑर्डिनेशन, दो अलग अलग प्रकार के कोऑर्डिनेशनों के बीच समन्वयता दर्शाई जाती है। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन काउंटर आयन लिगैंड को हटाएगा, लिगैंड काउंटर आयन की जगह आता है। ठीक है बच्चों। अब देखो निम्नलिखित में से कौन है जो सर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? लीवो रोटेटरी, रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब होता है क्या सर? वामावर्त घूर्णक, वामावर्त घूर्णक होता है इसका मतलब। तो कौन सा है? फ्रक्टोज है सर आपका, लीवो रोटेटरी रहता है। बाकी वाले सारे के सारे डेक्स्ट्रो है। डेक्स्ट्रो मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण घूर्णी। प्रतीप चक्र का क्या होती है? इनवर्स शुगर, इनवर्स शुगर। इनवर्स शुगर क्या रहती है आपको पता है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ये रहती है सर डेक्स्ट्रो, और ये रहती है लीवो, और ये है सर प्लस या फिर ये है माइनस या एल। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा रहती है ये वाली? ये सर रहती है आपकी लीवो। मतलब सर वामावर्त। तो ये है सर लीवो रोटेटरी, वामा घूर्णक रहती है। ग्लूकोज और मेनोज क्या रहता है ये समझो आप लोग। सबसे पहले आपको पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, ये क्या रहते हैं सर? ये होते हैं हमारे पास एनोमर। क्या होते हैं? एनोमर्स रहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, एनोमर। लेकिन ग्लूकोज एंड मेनोज ये क्या है? ये है सर मेरे पास C2 एपीमर है। क्या है? C2 एपीमर है। उसी तरीके से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की बात करूं तो ये आएगा हमारा C4 एपीमर है। एपीमर में क्या होता है? एक कार्बन पर इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं एपीमर। एनोमर क्या होते हैं? एनोमर रहते हैं सर अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, बीटा डी ग्लूकोज। ये तो एनोमर, एनोमेरी कार्बन पे लेफ्ट और राइट जा रहे थे, है ना, आपने देखा होगा। लेकिन ये वाले सर अलग अलग प्रकार के रहते हैं बच्चों, है ना। इस तरीके के हमने सीख लिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए थे। परासरण दाब जो है वो क्या है होता है? इंक्रीज कैसे होगा? तो पाई समानुपाती होता है टेम्परेचर के, पाई समानुपाती होता है सी के, और पाई समानुपाती होता है एन बाई वी के, है ना भाई। यही तो फॉर्मूले होते हैं प्रेशर परासरण दाब के। पाई इज इक्वल टू दी सी आर टी।
अब सी को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, तो टेम्परेचर को लोअर किया तो कम होगा, बढ़ेगा नहीं। नंबर ऑफ मोल को बढ़ा दिया तो बढ़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीज किया तो पाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये भी पाई डिक्रीज, तो मोल्स बढ़ाने से बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना था। लेड स्टोरेज बैटरी में क्या प्रयोग होता है, H2SO4 38%। KOH और NOH सॉल्यूशन सर फ्यूल सेल में काम आता है, फ्यूल सेल में। और ये वाला भैया आता है उसमें मरकरी सेल में, मरकरी सेल में काम आता है सर। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों, pH 1 के विलयन में डूबा हुआ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या रहेगा, तो हमारे पास ई सेल आ जाएगा 0.0591 इंटू पीएच। पीएच का मान 1 है तो 0.0591, पीएच का मान 1 है तो क्या मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट सो +2 to +7, +2 से प्लस का 7, मैग्नीज प्लस का 6, क्रोमियम प्लस का 8, ऑस्मियम। डन, यस सर। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, लेंथेनम प्लस का 3। पुराने न्यूज़पेपर प्लस का 7, यूरेनियम प्लस का 6, सीरियम प्लस का 4, यूरोपियम और इट्रिबियम दोनों के दोनों प्लस का 2 दर्शाते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी थी। बिजली के तार बनाने में कौन सी धातु, तो सर कॉपर और सर एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम जो है बिजली के तार बनाने में काम आती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं क्योंकि, तो अपन को निकलना है निकिल। टंगस्टन कहाँ काम में आती है यार, टंगस्टन तो बल्ब में जो वायर लगा रहता है वो है। धातु कौन सी काम आती, जो बिजली के तार बनाने में काम आती, दैट इज द निकिल। मोर लवण में पानी के अणु कितने होते हैं बताओ भाई, सर फेरस अमोनियम सल्फेट होता है मोर सॉल्ट डॉट सर 6H2O। हाँ जी, यस सर, ये होता है मोर सॉल्ट। इसमें अणु थे टोटल सर 6। और यदि मैं बात करूं पोटास एलम की, पोटास लवण की फिटकरी की बात करें तो सर ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट डॉट सर एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, यस सर, डॉट 24H2O। चलिएगा, यहां पर 24 है और वहां पर कितने थे सर, 6 थे। रासायनिक अभिक्रिया में प्रवेश करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी विच इंटर इन केमिकल रिएक्शन, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो है बच्चों थर्सोल्ड एनर्जी। मतलब सर थर्सोल्ड ऊर्जा रहेगी, जो एक्स्ट्रा चाहिए वो है सर एक्टिवेशन। तो मैंने आपको कई बार कहा है कि सर थर्सोल्ड एनर्जी इक्वल टू दी, हाँ जी, जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज प्लस उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जोड़ दो। ये वाला ग्राफ के द्वारा बताया तो था प्यारे बच्चों, ये वाले ग्राफ के द्वारा बताया तो था डियर स्टूडेंट्स। ये वाली एनर्जी जो है वो थर्सोल्ड है, ये वाली है एवरेज और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जोड़ दीजिए फॉरवर्ड वाली। डन है, यस सर। अब देखो ये फिर से पूछा था, for a general chemical change to a plus 2b product, the rate of disappearance of A is A R1 or B is R2, the rate of R1 and R2 are related as, क्या रहेगी देखो बच्चों, 2A प्लस सर 2B, P बन रहा है प्रोडक्ट। अब मुझे निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू दी
माइनस का 1/2 डी बी अपॉन सर डी टी। इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों को बराबर ले आओ, ये से ये कट जाएगा, तो ये है R1 और ये R2 रहेगी, दोनों बराबर रहेगी। भैया स्टोइशियोमेट्री यदि अलग अलग होती ना, स्टोइशियोमेट्री यदि अलग अलग होती तो मैं उसको उधर भेजता। भाई इन दोनों को बाहर ले आओ, चलो इन दोनों को मैं बाहर ले आया। अब मुझे इन दोनों में कंपेयर ही तो करवाना है ना, मुझे क्या करवाना, इन दोनों में कंपेयर करवाना है भाई, मुझे इन दोनों में चाहिए कंपेरिजन। तो कंपेरिजन उधर दो भेजो, माइनस का 2/2 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू दी माइनस डी बी अपॉन सर डी टी। तो 2 से 2 उड़ गया, माइनस है तो माइनस क्या है, माइनस A1 है R1 और A2 R2 तो बराबर ही रहेगी। जब स्टोइशियोमेट्री बराबर है तो रेट भी बराबर रहेगी भाई। कौन सा लिगेंड जो है वो सर एक दंतुक नहीं है, कौन सा लिगेंड जो होगा वो सर हमारा एक दंतुक नहीं रहेगा, ये आप लोग फटाफट बताओ भाई। एक दंतुक लिगेंड कौन सा नहीं, मोनोडेंटेड कौन सा नहीं, तो ये मोनोडेंटेड, ये मोनोडेंटेड, ये मोनोडेंटेड। बाइडेंटेड हमारे सिलेबस में जो आपको ध्यान में रखने हैं, दैट इज दी ऑक्जेलेट यानी कि -2 इथाइलिन डाइएमीन और ग्लाई ऑक्सीमेटो ग्लाइसिनेटो सॉरी। तो ऑक्जेलेट होता है ये वाला, ये है हमारे पास ऑक्जेलेट OX-2 EN इथाइलिन डाइएमीन CH2 NH2 ग्लाइसिनेटो, ये रहता है ग्लाइसिनेटो, है ना सर, यस बच्चों। तो दो डोनर साइट है इसलिए, तो ये वाला हो जाएगा बाइडेंटेट है हमारे पास। अब इस साल आप लोगों से वो क्या पूछेगा मैं बता देता हूं, इससे पूछेगा पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में आपको याद रखना, एक EDTA-4, एक है EDTA-3, ये होता है हेक्साडेंटेट, ये होता है हेक्साडेंटेट और ये रहता है पेंटाडेंटेट। ठीक है, यस सर, ये पॉलीडेंटेट होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विल्किंसन उत्प्रेरक है जिसका उपयोग एल्केन के हाइड्रोजनीकरण में करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विल्किंसन कैटलिस्ट यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, तो ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। RHCl PPS3, ये अपन को ध्यान में रखना है, विल्किंसन कैटलिस्ट रहता है जिसमें रोडियम होता है और इसका यूज क्या होता है, एल्किन के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है बच्चों। किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मोलर मास के, जितना ज्यादा मोलर मास उतना ही बॉइलिंग पॉइंट, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ब्रांचिंग के। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि मोलर मास सबसे ज्यादा यहाँ पे है भैया, CH2 है, Cl है, आई है, लेकिन जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणाम क्या होता है, बच्चों बताइए। जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, 2,4,6 ब्रोमो ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है। क्या मिलेगा, 2,4,6 ब्रोमोफिनॉल, जो कि व्हाइट पीपीटी रहता है, व्हाइट पीपीटी रखेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन यदि ये ब्रोमीन CCl4 और CH2 के साथ कर दिया जाए तो ऑर्थोपेरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है बच्चों। सरल ईथर को पहचानिए, यदि ऐसा ईथर है जिसमें R और R एक जैसे हैं, जैसे सर मिथाइल और मिथाइल, इथाइल और इथाइल, तो ये है सरल ईथर, इसको बोल लिया हमने सिंपल ईथर। ये रह गया प्यारे बच्चों सिंपल ईथर, और ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर, कॉम्प्लेक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर, R नॉट इक्वल टू R डैश, जैसे इथाइल और मिथाइल।
तो ये यहाँ पर देखो ये दोनों सेम सेम है, तो ये अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ऑप्शन था। अपन को सरल मतलब दोनों साइड सेम होने चाहिए, सिंपल, इधर ये है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्लों का एस्टरीकरण एक ऐसी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं भैया, रिवर्सिबल रहती है, तो रिवर्सिबल रहती है, ऐसी रहती है रिवर्सिबल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन बेंजीन में होती है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहेगी। ऐसा होता ना भाई, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच प्लस की प्रेजेंस में, और ये वाली रिएक्शन रहती है, ये है एल्कोहल, और ये रहता है अपने पास एसिड, और बना क्या देगा, एस्टर बना देगा। तो कैसी रिएक्शंस होती है, ए आर एस एन टू, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहती, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है दोस्तों। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, आराम से किए जा सकते हैं। प्राथमिक एरोमेटिक एमाइनो से डाइअजोनियम लवणों को बनाना क्या कहलाता है, असाइलेशन, एल्काइलेशन, डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन कहलाएगा कि सर डाइएजोनियम क्लोराइड का बनना क्या कहलाता है, डाइएजोटाइजेशन। तापमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन क्या मिलाता है, प्राइमरी एमीन, आप सभी को पता होता भाई, प्राइमरी एमीन 1 डिग्री का एमीन्स, जो एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट, हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न रहते हैं, CH4 के। हटा दो 3 हाइड्रोजन, ऐड कर दो, ये क्या मिल गए, हेलोफॉर्म। तो मेथेन से क्या मिलते हैं, ये है मेथेन, मेथेन से हेलोफॉर्म मिलते हैं, तो मेथेन सही रहेगा। विटामिन B6 की अपर्याप्त मात्रा में होने वाली बीमारी, पर्निशियस एनीमिया। ठीक है जी, किलियोसिस तो होता है विटामिन B2 से, ये है अपने पास इससे विटामिन B6। ये है विटामिन B12, ये है विटामिन प्यारे बच्चों B6, ये है सर विटामिन A, जीरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये होता है विटामिन B2, B12 है और ये B2 है। ग्रीन विट्रोल क्या होता है, ग्रीन विट्रोल फटाफट बताओ बच्चों। तो ये कॉपर सल्फेट होता है ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट रहता है ब्लू विट्रोल। ये होता है सर हमारे पास जिप्सम, और ये रहता है हमारे पास सर ग्रीन विट्रोल, और ये कैसा रहता है, वाइट विट्रोल। ये आपको याद रखने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या रहता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O, ये है हमारे पास, और कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल रहता है। तो ग्रीन विट्रोल हो जाएगा फेरस सल्फेट .7H2O। यौगिक AgH2O4 3- किस क्षेत्र में काम आता है, तो सर ये फोटोग्राफी प्लेट में काम आता है। ठीक है, थायोसल्फेट का क्षेत्र जो होता है ना AgBr, वो फोटोग्राफी में काम आता है, उसको रिमूवर करने के लिए ये वाला काम में आता है। इसलिए बोलता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला एप्लीकेशन पोर्शन जरूर पढ़ लेना भाई, एप्लीकेशन पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। log K वर्सेस 1/T के बीच बताओ प्लॉट, तो स्लोप क्या रहेगी, -EA/2.303 आर रहेगी सर स्लोप, तो कहां है भैया, ये रही सर -2.303 आर स्लोप रहती है। इंटरसेप्ट क्या रहेगा, इंटरसेप्ट रहेगा log A। तो ऐसे क्वेश्चंस पे याद करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ईंधन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट कौन सा रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ईंधन सेल में
प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट रहता है, एनसीईआरटी ने कहा था बच्चों। साम्य अवस्था पर किसी वाष्पशील दरों में सॉलिड और विलयन की दर क्या रहती है? साम्य अवस्था पे इक्वल रहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे बच्चों, जो आप लोगों को आने चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। आप सारे के सारे स्टूडेंट्स इसको जरूर पढ़ लेना, है ना। आज इस क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। मेनली मैंने आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया है, और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। इस क्लास को आप लोग जरूर देखें दोस्तों। हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, सीखना, पीडीएफ जरूर रीड आउट करना। आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी क्लियर करवा दी। तो आप सभी बच्चों को आपके होने वाले एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।